गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि हम चैप्टर 9 का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस का मतलब होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, ये सबसे पहले किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। अब देखो ये जो थ्योरीज है, दो थ्योरी आपके कोर्स में गिवन है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आप देखिए क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको पता है लिगेंड कैसा होता है? दाता होता है, डोनर होता है। मेटल कैसा होता है? एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये देता है, ये लेता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़कर आए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। तो पॉलिंग ने कहा कि जब भी किसी धातु और लिगेंड मींस मेटल और लिगेंड के बीच में जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मेटल क्या करता है? मेटल का काम क्या है? मेटल मेक्स अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अरे लिगेंड दे रहा है, मेटल ले रहा है, देने वाले के पास तो देने के लिए लोन पेयर है, लेकिन लेने वाले के पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो मेटल क्या करता है? मेटल मेक्स अवेलेबल, ये अवेलेबल कराता है किसको? एम्प्टी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, क्योंकि देने वाले के पास है लेकिन यदि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, खाली रिक्त कक्षक नहीं है, तो क्या होगा? बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं होगी। तो सेकेंड स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है कि मेटल आपको ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। कैसे? एम्प्टी। अब ऑर्बिटल्स कौन से हो सकते हैं? एसपीडी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा था कि एसपीडी सबका शेप अलग है, सबकी एनर्जी अलग है। तो क्या होता है कि सबसे पहले मेटल कि ये ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में अंडर वो हाइब्रिडाइजेशन, ये किस में चले जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं। हाइब्रिडाइज करके क्या बना लेते हैं? हाइब्रिडाइज करके ये डीजेनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, डीजेनरेट का मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये बनकर आएंगे तो इनकी एनर्जी सबकी सेम होगी, शेप सबकी सेम होगी। तो क्या होगा? कोई भी ये नहीं होगा कि एस ज्यादा पार्टिसिपेट करे, कि पी ज्यादा पार्टिसिपेट करे, कि डी ज्यादा पार्टिसिपेट करे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि जब मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो एक ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। मतलब मेटल कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा ये आपको कैसे पता पड़ेगा? मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा। यदि मेटल के मान लीजिए 4 प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या स्क्वायर बनेगा। यदि 6 कर रहा है तो क्या कि या तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में भी दोनों टाइप के, या तो आउटर ऑर्बिटल या तो इनर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में जैसे ही वो जाते हैं, जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है, ज्योमेट्री डिफाइन हो जाती है ऑलरेडी। ठीक है, तो ज्योमेट्री यहीं से डिसाइड हो जाती है कितने एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल प्रोवाइड करेगा, ये मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर से पता पड़ जाता है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो किसके साथ ओवरलैप करते हैं? लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल है और लिगेंड के ऑर्बिटल है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर ये मेटल है, ये लिगेंड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बन रहा है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ये इसको देता है और मेटल लेता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। समझ में आ गया थ्योरी क्या कह रही है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल टाइप होगा, अष्टफलकीय जिसे हम कहते हैं। ये वर्गाकार, समतलीय, चतुष्फलकीय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नई चीज आ गई जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हुई है कि ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है, संकरण जो हो रहा है, वो 2 टाइप का हो सकता है। एक d2sp3 हो सकता है, एक sp3d2 हो सकता है। ठीक है, d2sp3 का क्या मतलब है? देखो d का मतलब ये अंदर का d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल्स में 2 टाइप के हैं हमारे पास, n-1d ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। यदि n-1d ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल कैसे है? अंदर के, आंतरिक कोश के, इनर का मतलब आंतरिक कोश के ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, तो आंतरिक कोश के ऑर्बिटल्स होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, आंतरिक कोश संकुल बनेगा। और ये संकुल कैसा होगा? लो स्पिन होगा।
ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको बताई लो स्पिन होगा, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इसमें जो स्पिन आएगा, वो जो स्पिन आता स्पिन कैलकुलेट करेंगे तो जो स्पिन आएगा वो कैसा आएगा, लो आएगा, यानी ये निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। कैसे संकुल बनेंगे, निम्न चक्रण वाले बनेंगे। और यदि आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, एंटी पार्टिसिपेट करता है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। कैसे बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, तो उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। तो जो लो स्पिन बनते हैं वो कब बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, और हाई स्पिन कब बनते हैं, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में। ठीक है, कैसे, अब हम ये तो सिर्फ मैंने आपको थ्योरी बताई है, अब आप एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NiCl4-2। आपको ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। जैसे आपको एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसमें पता पड़ रहा है ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उपसहसंयोजन मंडल है। ठीक है, सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, मेटल कितना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, निकिल है। सबसे पहले आप मेटल देखो, मेटल ऐसे देखो, निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। तो इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d8। ये आपको पता है, 4s2 3d8 11th में आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो आपने मेटल को देखकर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब आप यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा x - 4 = -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, यानी मेटल कौन सी स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब निकेल +2 में है। यहां तक समझ में आ रहा है, यदि निकेल +2 में है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d8 हो गया। +2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 3d8 रह गया, और 4sd क्या हो गया, आपकी बात खाली हो गया। समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि 4s है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा। ठीक है, 4f भी होगा, सारे हो सकते हैं, sp-df हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले जो आपको ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या है, यहां से कंफ्यूजन होता है। ये तो अंदर का ऑर्बिटल है, ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, इसमें ये वाला d जो था ये तो अंदर का है ना। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1d लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो n-1d का मतलब 4 में से 1 गया तो 3। तो ये वाला जो 3d है ये तो हो जाएगा आंतरिक कोश का इनर ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल हो गया। समझ में आ रहा है, और ये वाला d, ये कौन सा है, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल। तो पहले इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसकी वजह से जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज आउटर ऑर्बिटल एंड व्हाट इज इनर डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब आपने निकेल +2 का निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल को फाइंड आउट करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाल लिया, 3d8 4s0 हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप बनाइए d के ऑर्बिटल्स। 3d8 है ना, 3d8 4s 4p। ठीक है, d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3d8। ठीक है, s खाली है, p खाली है। अब क्या होगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तो आपने कौन सी स्टेट बनाई है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब ये d जो है, देखो अब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम थ्योरी से कोरिलेट करेंगे इसको। अब मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, अब मेटल जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल बनाएगा। अब आप देखो यहाँ पर मेटल को कितने, मेटल क्या करेगा, NiCl4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी मेटल को बॉन्ड बनाने, मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। और मेटल यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 बना रहा है तो हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है।
तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर आ जाता है। तो अब एक्साइटेड स्टेट में आप देखो NiCl4, ठीक है, हाँ यहाँ पर जंप नहीं करेगा, यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ठीक, ये जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये S और ये 3p आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे S और P। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हो गया, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आपको किससे, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अब आपके जो बने, ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं क्या है, 4sp3 है। अब ये जो 4sp3 बने हैं, ज्योमेट्री डिफाइन हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब क्या होगा, अब ये जो डिजेनरेट 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, ये लिगेंड के साथ क्या करेंगे, Cl, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा। 4 Cl जो है वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर्स जो है वो इसको देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब Cl कैसा है, नेगेटिव है ना, तो आपको पता ही है नेगेटिव लिगेंड है, तभी तो हम क्लोरिडो कह रहे हैं, क्लोरिडो, क्लोरो, साइनो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो ये इन चारों को अपना लोन पेयर दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, स्ट्रक्चर हो गई sp3। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, Cl, 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 ये कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रन, चतुष्फलकीय है, ठीक है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है आपकी, ठीक। इट्स अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए यदि यहीं पर होता NiCl का होल 4 -2, ठीक है। अभी आप पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे सिर्फ। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कंपाउंड है इसका आपको वो आ गया, अब आप बताइए कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय है, तो अब आप बताएंगे कि इट्स अ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय है ये यौगिक। तो आप सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं बता सकते, आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यदि वो आपसे पूछता है कि इसका क्या निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2, ठीक है। तो n कितना है, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 + 2, तो आंसर हो गया √4 बोर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकल कर आ गया यहाँ पे √4 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक। अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए, NiCl4 का होल -2। इसमें यहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन का कुछ भी नहीं बता, मतलब हम स्पिन तो बता पा रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है, लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल के बारे में हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NiCl4 का होल -2। अगेन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 4s2 मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अगेन x कितना है 2, तो निकेल +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 4p0 4d0, ठीक है, 4s0 4p0 4d0, ठीक। अब आप देखो यहां पर जो लिगेंड है वो है Cl, ठीक है। अब आप कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की स्ट्रक्चर बनाइए, S और P, ये 3d8 हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ठीक है। 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 हो गए। 4s हमारे पास एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है,
ग्राउंड स्टेट के बाद यहां पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये तो थी। ये इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है वीकेंड से। इसने यहाँ पर क्या कर लिया, पेयरिंग कर ली। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी, तो अब आप देखिए आपके पास क्या क्या वैकेंट बच गया। अब आप देखो NiCN4 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यानी मेटल को कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने हैं, 4। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। D किसका काम में आ रहा है, अंदर वाला काम में आ रहा है, ठीक है। DsP2, एक S और 2P। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब वर्गाकार समतलीय, ठीक है। अब क्या होगा, CN जो है, CN 4 है, ये चारों के चारों अपने एक लिगेंड अपने लोन पेयर यहां दे देंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। अब यदि इस कंपाउंड में पूछा जाए तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय है। ये समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट? प्रतिचुंबकीय का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है, युग्मित है। तो डायामैग्नेटिक, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। स्क्वायर प्लेनर यदि स्ट्रक्चर होती है तो देखिए कैसे बनती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, NiCN, CN, CN और CN, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक। NiCN4, ये एक ब्रैकेट है और इसके ऊपर -2, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब हम ऑक्टाहेड्रल के केसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में देखिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल के केस बताना इसलिए जरूरी है, मैंने चारों के एक केस बता रही हूँ। मैंने आपको 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों बता दिए, टेट्राहेड्रल कब बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा। नाउ कम टू दी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल के यौगिक के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब आप देखिए आपके पास एक एग्जांपल है CO NH3 का होल 6 + 3, ठीक है। क्या नाम है इसका, यदि नाम बोले तो हेक्साअमीन कोबाल्ट, ठीक है। नाम आ गया है आपको देना। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7, ठीक। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, उदासीन लगा हुआ है तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो कि इसके ऊपर है, यानी कोबाल्ट यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, +3 में। तो +3 का मतलब अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 27 में से 3 चले गए तो 24 रह गए। तो अब आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं, ठीक है। 27, ये कोबाल्ट किसमें है, +3 स्टेट में है। +3 स्टेट में तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, लॉस करते ही किसमें आ गया 24। तो बाहर वाला पहले वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद अंदर वाला जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 रह गया, ठीक है। बनाइए स्ट्रक्चर 3d की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 4s, ये 4p। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए, यानी सबसे पहले ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट को आप बनाए तो बनाए, नहीं तो ऐसा का ऐसा भी रख सकते हैं। अब आप ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये थी ग्राउंड स्टेट में,
अब क्या हुआ, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो CO+3 स्टेट में कैसे आ गई है? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ये हो गई। सॉरी 3d5 हो जाएगा ना, 4s2 3d7 है, 2, 3, 4 निकलेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। 5 का मतलब ऐसे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। कॉपर जो है S2d7 है, 2 और 1 3, 6 रह जाएंगे। 6 D6 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपका देखो लिगेंड कैसा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो डी दो, अब हम डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर्ड हो जाएंगे। अब आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसा होगा, D2sp3 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3, यानी ये वाला यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ पे चला गया। तो अब कौन से डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अंदर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, इसके आगे होता है 4d। तो ये इधर वाला तो बाहर का होता है, आउटर होता है, इधर वाला अंदर का होता है, इनर होता है। तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, डी का अंदर वाला डी होगा, यदि n-1d होगा तो इनर ऑर्बिटल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन को देखकर ही बता पाएंगे आप, ऊपर से देखकर कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कोश संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ये आपका, ठीक है। अब इसका नेचर आप बता सकते हैं कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब अमोनिया के 6 अणु, अमोनिया वी कैन से एमीन जो है वो अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और ऐसे 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 और ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? ये कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो एमीन 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 और एमीन, ये सारे लोन पेयर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखो जैसे एमीन है, इससे पहले हमने पढ़ा था साइनाइड है, ये लिगेंड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमें कंपाउंड में क्या स्पिन नहीं मिल रहा ना, स्पिन तो क्रॉस हो गया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, क्रॉस, इसमें 0 हो गया, इसमें भी स्पिन 0 हो गया, इसमें भी स्पिन 0 हो गया। इसीलिए तो ये कैसा है? प्रतिचुंबक, यानी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो हमें कंपाउंड कैसा मिला? लो स्पिन का मिला, कम स्पिन वाला कंपाउंड मिला, ठीक है। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, उसको देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए COF6 -3, ठीक है। सबसे पहले कोबाल्ट का अगेन 27, 4s2 3d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x - 6 = -3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो CO+3 स्टेट में हुआ तो इसके पास भी 24 आ गए।
तो इसके पास अगेन सेम, सारी चीजें सेम है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आप कॉन्फ़िगरेशन अब आप बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये किसमें है, CO+3 स्टेट में है, समझ में आ रहा है। ये 3D6 है, ये 4s है और ये 4p है। 3D6 नहीं लिखे तो सिर्फ 3D लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये लिगेंड है, आपको बस यही चीज समझने की है कि यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये कैसे टाइप का लिगेंड है, वीक टाइप का लिगेंड है। तो ये वीक लिगेंड क्या है, यदि लिगेंड वीक होता है तो क्या होता है, यदि लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर नहीं जाएंगे। वीक लिगेंड में कभी भी पेयरिंग क्या होगी, नहीं होगी। जबकि लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। नो पेयरिंग, यहाँ पे नो पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग। तो ये लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। अमीन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कोई सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, लेकिन पहले अभी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी युग्मन नहीं होगा। अब यदि युग्मन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। 6 है तो यदि मेटल को कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल 6, ये तो 4 ही हुए। तो अब यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4D पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो अब क्या होगा, अब कौन है, F F F F F F और F। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ठीक है। अब देखो sp3d2, तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया, आउटर ने पार्टिसिपेट किया। कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, बाहर वाले कोश ने पार्टिसिपेट किया, बाहर के डी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कौन से डी ने पार्टिसिपेट किया था, अंदर के डी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इनर क्या है, आउटर क्या है, आपको पता होना चाहिए। इनर ऑर्बिटल का मतलब यदि n-1d यानी 3D पार्टिसिपेट करेगा तो इनर होगा, और यदि 4D पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर होगा। इनर ऑर्बिटल कब बनेंगे, जब लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर वीक लिगेंड है, यदि लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं हो रही, यानी ये इधर से जंप करके यहाँ जा ही नहीं रहा है। तो अब आप कंपाउंड देखो कितना इजीली देखकर हम बता सकते हैं कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है, क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यदि इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो अब आप निकालिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4+2 मैंने फॉर्मूला लिखा था √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी 4 2 6 24 24 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ गया। और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी। ये कोबाल्ट है और ये क्या है, ये F है। समझ में आ गया। तो ये जो थ्योरी है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, इतने सारे 4 एग्जाम्पल बताए हैं, चारों में हमने चारों केस डिस्कस कर लिए जो कि आपके कोर्स में गिवन है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। मेटल कितने एम्प्टी ऑर्बिटल, कितने रिक्त कक्षक देगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कितना है। यानी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहाँ 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यदि 4 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, चतुष्फलकीय बनेगा। अब फिर उसके बाद आप मेटल का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मेटल के लिगेंड, जो रिक्त कक्षक है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, वो हाइब्रिडाइजेशन करके ज्योमेट्री को जब डिफाइन कर देंगे, और जब वो लिगेंड के साथ ओवरलैप करेगा, तो जब वो लिगेंड के साथ ओवरलैप करेगा, इन दैट केस आपको ये देखना है कि लिगेंड कैसा है। यदि लिगेंड वीक टाइप का है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, और यदि पेयरिंग नहीं होगी तो हमेशा हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यदि लिगेंड
वीक है तो हमें हाई स्पिन मिलेगा, और यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस थ्योरी में जो पार्ट है दैट इज दिस, ये जो है। तो पॉलिंग ने जो बताया था उसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू ये बताया कि जो उत्सहसंयोजक यौगिक होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।